गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्पायर इंडिया पर। साथियों, आज है 15 मई 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। खास करके उन छात्राओं के लिए जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आपके जीके जीएस से उसमें 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कांस्टेबल और ऐसा एग्जाम में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और खास और यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एग्जाम्पल और पॉइंट्स के माध्यम से, ठीक है साथियों। आपको लोगों पे दिख रहा होगा, हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन कब हुआ है। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि 13 मई को जो है सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, ठीक है। इनके गले में कैंसर थी, इसकी वजह से इनका निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी का जन्म जो है साथियों 5 जनवरी 1952 को हुआ था, और इनका निधन जो है 13 मई 2024 को हो चुका है, ठीक है। क्या कहानी है, इन्हें हम पॉइंट्स में समझेंगे। क्वेश्चन भी यही है साथियों, सुशील कुमार मोदी का निधन कब हुआ है, तो इसका सही आंसर 13 मई हो जाएगा। चलिए इनका पॉइंट्स देख लेते हैं। 13 मई को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हो गया है, ठीक है। तो ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, ठीक है, यानी कि उप मुख्यमंत्री थे और राज्यसभा सांसद भी थे, ठीक है। इनका निधन जो है 72 साल की उम्र में एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके गले में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिए। सुशील कुमार मोदी बिहार में 70 के दशक के जेपी आंदोलन से राजनीति में आए थे। तो ये जो है सुशील कुमार मोदी, ये अपने करियर की शुरुआत जो है राजनीति में, ये 70 के दशक से ही ये अपने करियर में यानी कि राजनीति में आए थे, यानी कि 1970 में, ठीक है साथियों। इनका जन्म जो है 1952 में हुआ था, और ये 1970 में ये राजनीति में आए थे। सुशील कुमार मोदी 2005 से लेकर 2013 तक और 2017 से लेकर 2020 तक बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो साथियों, ये बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक, तो 2005 से लेकर 2013 तक और 2017 से लेकर 2020 तक 2 बार ये वित्त मंत्री रह चुके हैं बिहार के, ठीक है। और ये जो है संसद में इस्तीफा देने के बाद ये विधान परिषद के निर्वाचित के लिए चुनाव किया गया था, जिसमें इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है साथियों। इनका निधन जो है 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इसके गले में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। कहाँ पर निधन हुआ, तो दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था साथियों, तो मैंने आपको पहले बता दिए कि 5 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था, और 13 मई 2024 को इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी आईपीएस महिला पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है, ठीक है। ये आईपीएस महिला है जो कि पूर्वोत्तर भारत की डीजीपी बनाई गई है। सही आंसर हो जाएगा साथियों थर्ड, ठीक है। ईदा सीसा नोगरांग, ईदा सीसा नोगरांग को जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। क्या कहानी है साथियों, इन्हें हम पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है, ईदा सीसा नोगरांग 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है और खासी जनजाति से ताल्लुक रखती है। खासी जनजाति क्या होता है साथियों, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये खासी जनजाति होता क्या है। तो खासी जनजाति जो होता है साथियों आदिवासी समुदाय में से एक होता है, ठीक है। मेघालय में जो है साथियों कई सारे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे। इसमें 3 प्रमुख हैं, ठीक है, 3 अलग अलग हैं जो कि महत्वपूर्ण, जिस तरह से हमारे यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, उसमें कैत ब्राह्मण होते हैं, उसमें से छोटे ब्राह्मण होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 जो प्रमुख आदिवासी थे उस समुदाय में से ये एक महिला है ईताशीसा नोगरांग, जो कि 1982 बैच की, सॉरी 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, 11 मई को मेघालय सुरक्षा आयोग ने आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी ईदा सीसा नोगरांग को मेघालय की पहली डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। ईदा सीसा नोगरांग का बतौर डीजीपी कार्यकाल 19 मई 2026 तक रहेगा। साथियों, ये आप पॉइंट्स पढ़े हैं, आप पॉइंट्स सुने हैं, तो आप ये सुनिए कि 19 मई से जो है साथियों इनका कार्यकाल संभालने का जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो है 19 मई तक कोई और व्यक्ति हैं जो कि डीजीपी के पद पर हैं, ठीक है। तो 19 मई को
वो रिटायर हो रहे हैं और इनके जगह पे जो है इरासिसा नोगरांग ये आने वाली है और इनका जो कार्यकाल है 19 मई 2026 तक रहेगा, यानी कि 19 मई 2024 से लेकर 19 मई 2026 तक इनका कार्यकाल यानी कि डीजीपी के तौर पर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है साथियों, 2021 में ईदा सीसा मेघालय की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी जिसे हम कहते हैं, इसमें भी ये काम किए हैं। आईबी का फॉर्म मैंने ही भरा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया साथियों, चलिए ये अलग बात है। तो ये जो है साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ये काम किए हैं और ये पहले भी ईदा सीसा जो है मेघालय में डीजीपी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, और अभी जो है साथियों ये ऑफिसर यानी कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं इन्हें डीजीपी बनाया जाएगा फिर से, जो कि 19 मई से ये अपनी पदभार संभालेंगे डीजीपी के तौर पर और 19 मई 2026 तक ये अपने पद पर रहेंगी। ठीक है, चलिए साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ चाबहार पोर्ट समझौता किया है? ठीक है, तो साथियों आपको पहले पता होना चाहिए कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो चाबहार पोर्ट जो है साथियों ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान में इसका सबसे महंगा और सबसे बड़ा पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जिसे जो है भारत के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए क्या कहानी है इसे हम पॉइंट से समझेंगे। पहला पॉइंट है साथियों, चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है। यह ईरान में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है जो ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से जोड़ता है। तो ईरान का एक ही ऐसा वाटर चाबहार पोर्ट था साथियों, ऐसा एक ही ऐसा पोर्ट था जो कि समुद्री रास्ते में जितने भी देश हैं सभी को जोड़ती है साथियों। ईरान के जो चाबहार पोर्ट है वहां से, ठीक है, वहां से जो है माल जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है साथियों? तो ईरान में जो है साथियों चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 13 मई को भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के बाद 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भारत को सौंप दिया गया है। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड खुल गया है। कहने का मतलब यही हुआ था साथियों कि आप जो है यानी कि हम और आप जो है भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो भारत भी अगर हम कुछ खाते पीते हैं या कुछ हम बनाते हैं, जैसे कि कोई मिसाइल हम बनाते हैं या कोई हम जहाज बनाते हैं, तो उसके लिए माल हम कहाँ से लाएंगे? हमारे देश में अगर नहीं रहेगा तो हम किसी देश से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या अगर किसी देश को कुछ कमी रह गई या किसी देश को कुछ लग रही है तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए साथियों, तो जिस तरह से आप दोस्त हैं, ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ की जरूरी है तो आप दोस्त से मांग लेते हैं और उस दोस्त से आपको जरूरत होता है तो वो आपसे मांग लेता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ साथियों, ये पोर्ट जो है ईरान के साथ समझौता किया गया था, जो कि हमारा जो देश है यानी कि भारत जो देश है इस पोर्ट पे 10 साल के लिए अपना हक जमाएगा और यहाँ से जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा और साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक ये सभी जगहों पे अपनी सामान को पहुंचाएंगे, अपनी माल को पहुंचाएंगे। ठीक है, चाबहार पोर्ट के जरिए जो है साथियों भारतीय सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए नया रास्ता मिल गया है। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री रास्ते से ये चाबहार पोर्ट का सहायता लिया जाएगा, जो कि हमारा जो है ईरान के साथ 10 साल के लिए समझौता किया गया है। ये आप 10 साल तक जो है अपना माल सप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। ठीक है, तो भारत जो है इस पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में और मध्य एशिया में हर जगह पे ये अपनी माल पहुंचाएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छी बात है साथियों, हमारा देश विकसित होगा, बड़ा भारत बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है साथियों, ये इंडिया के द्वारा ये कार्य जो किया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दूं कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और ये चाबहार पोर्ट से हम क्या क्या सप्लाई कहाँ कहाँ पे सप्लाई करेंगे, किसकी जगह पे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था साथियों कि चाबहार पोर्ट स्थित कहाँ पे है। तो चाबहार पोर्ट जो है ओमान की खाड़ी में दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है। ठीक है, आप ईरान समझिए, ईरान ईरान आपको याद रहेगा। तो चाबहार पोर्ट जो है साथियों ईरान में स्थित है। ठीक है, और इससे जो है भारत साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक और अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक इस सभी जगह पे अपनी माल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। कृष्णा इंस्पायर इंडिया नाम रखा गया यूट्यूब चैनल का, पहले इसका नाम कृष्णा प्रजापति था, लेकिन अभी जो है साथियों कृष्णा इंस्पायर इंडिया रखा गया है। तो ये आप ही सबके लिए रखा गया है, और आप ही सबके, ये स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट बोल रहे थे साथियों कि सर जो आपका चैनल है कृष्णा प्रजापति, ये हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारा चैनल आ जाता है, तो आपका चैनल कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने उनसे ही नाम पूछा और उन्होंने ही बताया कि सर आप कृष्णा इंस्पायर इंडिया रख लीजिए, एक अच्छा चैनल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट के ही मतलब बोल वचन से मैंने ये कृष्णा इंस्पायर इंडिया रखा है, ठीक है, उनके ही कहने से। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड आंसर कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा जो है, कामिरीता शेरपा जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। और वह जो है साथियों नया रिकॉर्ड इसलिए बनाया है कि वह जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामिरीता शेरपा नेपाल के रहने वाले व्यक्ति हैं और ये जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। पहले ये 22 बार चढ़े थे, अभी ये 29 बार चढ़ चुके हैं। अच्छी बात है साथियों, चलिए क्या पॉइंट्स है देख लेंगे, क्या कहानी है इसकी। पहले आप ये समझिए कि बछेंद्री पाल ये एक महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, बछेंद्री पाल जिनका नाम था। सेकेंड पॉइंट आप ये देखिए कि संतोष यादव ये भी एक महिला है, संतोष का नाम मतलब ये मेल नहीं हो जाएगा, ये भी एक महिला है, संतोष यादव एक फीमेल है जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ने वाली में जो महिला है उनका नाम है बछेंद्री पाल, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब कहानी क्या है साथियों, मामे कामिनीता शेरपा कौन है और ये क्या काम किया है जो कि नया रिकॉर्ड बनाया, तो आप पॉइंट से समझेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, 12 मई को नेपाल के मशहूर पर्वत पर चढ़ने वाले कामिनीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई की है। उन्होंने इस चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, ये व्यक्ति जो है कामिनीता शेरपा, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। ये 22 बार पहले चढ़ चुके थे और 29 बार ये फिर से चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नेपाल के रहने वाले हैं। और ये जो है व्यक्ति, ये माउंट एवरेस्ट पे यानी कि जो पर्वत सब होते हैं इसी पे ये घूमते फिरते रहते हैं। अच्छी बात है साथियों, नेचर देखनी चाहिए, नेचर, नेचुरल चीज जो होते हैं ना साथियों काफी मजेदार होते हैं। अगर आप पहाड़ों में घूमने का शौक है आपको, तो बरसात के मौसम में आप पहाड़ों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। एकदम इतना व्यू अच्छा लगेगा ना आपको, मजा ही आ जाएगा साथियों। मैंने बहुत घूमे हैं अपने अभी तक के जीवन में, ठीक है। चलिए साथियों पॉइंट्स देखेंगे। इस दल में नेपाल के 13 पर्वतारोहियों के अलावा अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान से थे, ठीक है। तो इसमें जो है साथियों नेपाल के साथ साथ ही 13 लोग और भी थे जो कि अमेरिका के थे, कनाडा के थे और कजाकिस्तान से थे। और इसमें जो है नेपाल के व्यक्ति जो है कामिनीता शेरपा, इन्होंने सबसे ज्यादा बार चढ़ा है और अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामिनीता शेरपा ने पिछले साल 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 54 वर्षीय शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था। तो इनका जो जुनून है साथियों बचपन से ही है। इन्होंने 1994 ईस्वी से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अभ्यास जो होते हैं साथियों, अभ्यास जब तक आप कीजिएगा तब तक अच्छी बात होती है। जैसे कि मैथ बनाते हैं आप, है ना, मैथ की प्रैक्टिस जैसे कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तब को मजा भी नहीं आएगा। उसी तरह से आप डेली बाय डेली पढ़ाई करते हैं, डेली बाय डेली हमारी क्लास देखते हैं, करंट अफेयर्स क्लास देखते हैं, आज का इतिहास देखते हैं, 14 मई का जी इतिहास, 15 मई का इतिहास, ये देखते हैं। तो अगर डेली बाय डेली देखते हैं तो आपको मजा आता है, ठीक है। अगर किसी दिन गैपिंग हो जाती है तो मजा नहीं आता है। इसीलिए आप डेली बाय डेली हमारा करंट अफेयर्स क्लास देखते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, है ना। अभ्यास कीजिएगा तो आप एग्जाम का पास कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम अपनी थोड़ी सी तारीफ कर लिए। चलिए अगला अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। 16 मई 2018 को 48 साल की उम्र में कामिनीता शेरपा ने 22 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। कामिनीता कुल 38 बार 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत चोटियां फतह कर चुके हैं। तो साथियों कामिनीता शेरपा जो है नेपाल के रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने करीब 38 बार जो है 8,000 मीटर तक जो है सबसे ऊंचे पर्वत पर ये 38 बार चढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों।
ये जो व्यक्ति है कामिता शेरपा, यह 22 बार जो साथियों चढ़ चुके थे 48 साल की उम्र में। ठीक है, कब? तो 16 मई 2018 में यह 48 साल की उम्र में जो 48 साल की उम्र में 22 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। ठीक है, यानी कि 22 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े थे। और अभी जो है साथियों 12 मई को जो है ये बताया गया कि कामिता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 22 बार पहले चढ़े थे, अभी जो है 29 बार ये चढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए साथियों इतना आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ दूं कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो महिला थी वो 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने इस्तीफा दिया है? ठीक है साथियों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस देश के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के जो राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार थे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स पे समझेंगे। पहला पॉइंट है साथियों, 12 मई को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पहले आप ये समझिए साथियों, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नेपाल के राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र पौडेल है, जिन्होंने इनके जो आर्थिक सलाहकार थे इनको जैसे कि पीए समझ लीजिए, इनके जो पीए थे चिरंजीवी, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये जो राष्ट्रपति है इन्होंने इसका पद स्वीकार भी कर लिया है। इसने इस्तीफा क्यों दिया था साथियों? तो चिरंजीवी जो है 100 रुपए के नोट जारी करने के लिए सरकार के फैसले पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दिया था। इसका ये कहना था नेपाल की जो सरकार है यह 100 रुपये का जो पैसा होता है यानी कि रुपया होता है उस पर जो है ये कुछ और अलग चीज बना रहे थे। ठीक है, तो चिरंजीवी के द्वारा कहा गया कि आप जो है ये काम मत कीजिए। ठीक है, इससे जो है आर्थिक लोगों को यानी कि आम लोगों को, गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यानी कि खाने पीने को बांधे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कह सकते हैं ना। तो खाने पीने को उनको बांध नहीं करने के लिए ये जो है साथियों 3 जगह पे ऐसे जगह पे चेंज कर रहे थे जो कि भारत में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के भी द्वारा कहा गया ये 3 जगह हमारे हैं, आप यहाँ पे अपनी पैसा अपनी जो जो भी आपकी मुद्रा है वो आप यहाँ पे नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो चिरंजीवी के द्वारा कहा गया कि आप ये रुपया जो है लॉन्च मत कीजिए। तो इसी के चलते, बयानबाजी के चलते इनके द्वारा फैसला लिया गया कि अब जो है साथियों यहाँ पे काम करना मुश्किल नामुमकिन है, इसने अपनी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चिरंजीवी ने नेपाल के नोटों पर नया नक्शा रचने के सरकार के फैसले को गलत बताया था। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया साथियों सारी बातें। ये जो है 100 रुपये के नोट पर जो है नया नक्शा रचने जा रही थी नेपाल की सरकार, जो कि इसके फैसले से यानी कि सरकार के फैसले से जो है चिरंजीवी अनखुश थे, यानी कि बहुत दुखद थे। और इनके द्वारा कहा गया कि आप ये फैसला मत लीजिए, आप 100 रुपये का जो नोट है उस पर अपना अपना नक्शा मत चेंज कीजिए। ठीक है, चिरंजीवी नेपाल के केंद्रीय बैंक में पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। नेपाल भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नेपाल जो है भारतीय राज्यों में कई राज्यों से मिलती जुलती है, जिसमें से साथियों क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा भी जाए कि नेपाल के जो है सीमा वो भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। पहला मैं आपको यह बताता हूँ कि नेपाल जो है भारतीय राज्यों की सीमा से सिक्किम को मिलती है, पश्चिम बंगाल को मिलती है, उत्तर प्रदेश को मिलती है, बिहार को मिलती है, उत्तराखंड को मिलती है। और इन सभी राज्यों को मिलाकर यानी कि 5 राज्यों इसमें नाम आए साथियों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों से जो है भारत की सीमा मिलती, नेपाल की सीमा मिलती है। और इसकी जो लंबाई है 1850 किलोमीटर की लंबाई है साथियों। ठीक है, चलिए 5 राज्य भी हैं साथियों, इसके लिए 1850 किलोमीटर की इसकी सीमा है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों 1500 मीटर की रेस रखी गई थी, जिसमें जो है सेंसस का केएम दीक्षा हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो केएम दीक्षा जो है 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स पे समझेंगे। 11 मई को अमेरिका के लॉस एंजलिस में भोपाल की केएम दीक्षा ने साउंड रंगीन ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो पहले आप ये समझ लीजिए केएम दीक्षा रहने वाली कहाँ की थी? तो केएम दीक्षा जो है
भारत की रहने वाली थी, भोपाल की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की। ठीक है, उन्होंने जो है साउंड साथियों मध्य प्रदेश में काफ़ी यूनिक चीज़ें सब होते रहते हैं। मैंने कई सारे करंट अफेयर से पढ़ा है साथियों, वहाँ पे साइकिल प्रतियोगिता हुआ था जिसमें काफ़ी छात्रों ने भाग लिया था वहाँ पे और नया रिकॉर्ड बनाया था साथियों। ये अपने आप में अच्छी बात है, मध्य प्रदेश काफ़ी विकसित हो रहा है साथियों, मुझे अच्छा लग रहा है। और यूपी भी यहाँ पे विकसित हो रहा है, जो कि यहाँ पे राम भगवान बैठा रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे 16,000 करोड़ का भी परियोजना उद्घाटन किया गया था, फिर बोलते हैं 80,000 करोड़ का फिर से परियोजना लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो अच्छी बात है साथियों, डेवलप हो रही है ना। हमारा जो बिहार है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा, चलिए जाने दीजिए। तो 11 मई को जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में भोपाल के केएम दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फर्स्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है साथियों। ठीक है, तो ये भोपाल की थी, मध्य प्रदेश की थी केएम दीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन को जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे और अभी जो है टाटा ग्रुप ने इसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। टाटा ग्रुप ने टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों, ये नटराजन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के चेयरमैन थे और अभी जो है टाटा ग्रुप के द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, नटराजन ने 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में काम किया था। वह टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले पहले गैर पारसी चेयरमैन हैं। ये साथियों 2016 से ये टाटा ग्रुप के सदस्य रह चुके हैं और टाटा सन्स की ये बोर्ड डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, और वो चेयरमैन भी रह चुके हैं टाटा ग्रुप में। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, टीसीएस साथियों, टीसीएस मैंने यहाँ पे देख लिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके भी क्वेश्चन आएंगे आपको 16 तारीख को देखने को मिल जाएंगे यानी कि कल के दिन। ठीक है साथियों, साथियों मुझे आप यहाँ पे दिख रहा है कि डेली करंट अफेयर्स में ना आप देख रहे हो 15 अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो 15 अप्रैल, तो ये गलत है साथियों। ठीक है, ये 15 मई होना चाहिए था, यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। नटराजन शेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर का मतलब हुआ साथियों ये ईडी के पद पर रह चुके हैं और यहाँ पे टीसीएस के सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है साथियों, वो टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बेवरेजेस के जो अध्यक्ष टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के जो अध्यक्ष थे ये नटराजन चंद्रशेखरन भी थे। ठीक है, और काफ़ी सारे टाटा ग्रुप जो है ना साथियों, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, इनके शेयर आप देखोगे ना तो काफ़ी हाई भी रहते हैं। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट समझते हैं तो ये अपने आप में अच्छी बात है साथियों। ये जो बंदा है नटराजन शेखरन, ये टाटा ग्रुप के साथ बहुत पहले से जुड़े हैं और अभी जो है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनसे पहले टाटा सन्स के चेयरमैन थे। ठीक है साथियों, तो अच्छी बात है, ये अपनी जो कार्यकाल है यानी कि अपनी जो जीवन है टाटा ग्रुप के साथ ये काम कर रहे हैं, अपनी जीवन बिता रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन 1880 में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल कब किया था? तो साथियों वैज्ञानिक जो थे थॉमस अल्वा एडिसन, इसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया गया था, जो कि 1880 में 13 मई के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन में 2 डिब्बे थे साथियों, जिसमें एक डिब्बा पूरा इंजन से भरा हुआ था। ठीक है, ये करीब आधे किलोमीटर तक चलाई गई थी यह ट्रेन थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आ गया, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा यानी कि 13 मई 1880 में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जो है 13 मई को इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई। 7 मई को जो है साथियों 7 मई 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 7 मई को इसका जन्मदिन मनाया जाता है और 7 ही मई को जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, तो इनका जो है अपने ही आप में ही खुशहाली की दिन होगी, जो कि 7 मई को जो है साथियों इनका जन्मदिन भी था और 7 मई को इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो अपने आप में ये अच्छी बात है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। वर्ष 1948 ईस्वी में इजराइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा कब की थी? तो इजराइल जो है साथियों अपनी आज़ादी की घोषणा की थी
जो कि तुर्की के द्वारा जो है साथियों इसराइल पर कब्जा किया गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन से जो हारने के बाद तुर्की, तो ब्रिटेन ने अपना जो ये इसराइल थी इसका इलाका जो था इसे जो है यूएन के यूएन को सौंप दिया, यानी कि यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया था। ठीक है, और इसने इसकी आज़ादी दिलाई थी इसराइल की। तो इसराइल जो है अपनी आज़ादी की घोषणा कब की थी? तो 14 मई के दिन इसकी आज़ादी की घोषणा की थी। ठीक है साथियों, और 14 मई को जो साथियों जैसे इसी तरह से हम लोग 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, उसी तरह से इसराइल जो है 14 मई को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, पॉइंट समझ में आए हैं, हमारी क्लास समझ में आई है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें और भी ज़्यादा काम करने को दिल करता है अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है साथियों, नहीं तो आप कॉल कर लीजिए मुझे, नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमारी चैनल थी वो कृष्णा प्रजापति नाम था हमारे चैनल का नाम, लेकिन अभी जो है कृष्णा इंस्पायर इंडिया रखा गया है। ठीक है, और आप ही के स्टूडेंट के बोलने से मैंने ये चैनल का नाम हटा दिया है कृष्णा प्रजापति, और इसे कृष्णा इंस्पायर इंडिया कर दिया है। ठीक है, चलिए साथियों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए आपके एग्जाम के लिए ही आएंगे साथियों, आपके लिए ही आएंगे चैनल पे वीडियो, क्योंकि कृष्णा इंस्पायर इंडिया इसीलिए रखा गया कि आप इधर उधर घूमते रहे, है ना। आप हमारे चैनल पर आके पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डिटेल्स में अगर पढ़ना है साथियों तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोल दीजिए कि सर का जो क्लास होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप सर का जो क्लास है वो आप ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है साथियों, चलिए आपका समय शुभ हो। हरे कृष्णा आप सभी को।